होमवर्क दिया था। चलो निकालो। कहाँ से? 31। चलो। क्वेश्चन नंबर 31। 31 हो गया। 32। 30। कौन सा बेटा? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। चलो 39 से पहले कोई डाउट है बेटा? कौन सा 32? 32 में क्या दिया हुआ है? 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl। इन दोनों को ऐड किया है। रिजल्टेंट कंसंट्रेशन देखो, एक अपने पास सॉल्यूशन है जिसके अंदर AgCl भी है और CuCl भी है, ये दिया हुआ है। अब ध्यान देना, AgCl सॉलिड इसमें जाएगा Ag प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस, यही है कि नहीं है? और एक है CuCl। CuCl सॉलिड किसमें जाएगा? Cu प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। हो गया। ये दिया है। अब मुझे ये बताओ बेटा, अगर इसकी सॉल्बिलिटी S1 है, ये भी S1 आएगा, ये S2 है तो ये भी कितना आएगा? S2। तो ये कितना हो जाएगा? S2 प्लस S1, क्योंकि एक साथ लिए गए। तो इसका KSP कितना दिया है? पहले का KSP दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? S1 इंटू S1 प्लस S2। यही होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही इसका KSP आएगा, कितना आएगा बेटा? 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इक्वल टू S2 इंटू S1 प्लस S2। यही है कि नहीं है? अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है Ag प्लस, मतलब मुझे S1 निकालना है। मुझे क्या निकालना है बेटा? S1। मुझे क्या निकालना है? S1। तो अब मुझे ये बताओ कि मुझे S1 फाइंड करना है, तो डिवाइड भी कर सकता हूं। तो देखो एक चीज और देखना आप, इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मतलब इस वाले की सॉल्बिलिटी ज्यादा है, इस वाले की सॉल्बिलिटी कम है, क्योंकि इसका KSP बहुत कम है, -10 -6। तो यहां पे देखो, अगर आप सॉल्व करोगे, और या फिर आप ऐसा करो, डिवाइड कर दो दोनों को, 1 और 2। सुनो डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 की पावर -6। S1 अपॉन S2 आ जाएगा माइनस ऊपर 10। अच्छा बताओ ये कितना बन गया? 1.6 अपॉन 10 की पावर 4 आ गया ये। S1 अपॉन S2, मतलब S2 बहुत बड़ा है कि नहीं है? देखो S1 अपॉन S2 का रेशो आपका कितना बन रहा है? देखो ये अपना अगर 1.6 टाइम है तो ये अपना कितना होगा? 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 मतलब 10,000 के आसपास। तो S1 मच लेस देन S2 है कि नहीं है? तो इसमें क्या कर सकता हूं? S1 प्लस S2 को मैं क्या ले सकता हूं? S1, हाँ S2 ले सकता हूं, ले सकता हूं। तो ये बताओ ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 1.6 इंटू 10 की पावर -10 कितना हो जाएगा? लगभग ये बन जाएगा S1 इंटू S2। 1 इंटू 10 की पावर -6 क्या बन जाएगा? S2 का स्क्वायर। तो S2 कितना आ गया ये बताओ? 10 की पावर -3 आ गया कि नहीं आ गया? देखो ये अपन सॉल्व करने से इसलिए बचेगा क्योंकि ये रेशो बहुत छोटा आ रहा है, मतलब S1 S2 से बहुत बड़ा है, S2 S1 से बहुत बड़ा है। अगर ये 1 2 3 या 4 निकलता तो फिर क्या करता? आपको ये वैल्यू सॉल्व करके इसमें पुट करनी होती।
ये वाली वैल्यू इसमें डाल दो, जैसे इसमें डालोगे तो कितना बन जाएगा बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -10 इक्वस टू S1 इंटू 10 की पावर -3। S1 कितना आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर -7। आंसर कितना हो जाएगा 7 आ गया। चलो और कौन सा बताना है 28 हो गया 39 चलो 39 देखो 39 में क्या बोला है वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू डिजोल्व 1 ग्राम BaSO4। ये बताओ मैक्सिमम BaSO4 कितना डिजोल्व हो सकता है S। सॉल्युबिलिटी तो होती है जो मैक्सिमम डिजोल्व होता है, S क्या होता है मैक्सिमम मोल ऑफ सॉल्ट डिजोल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है अगर लीटर में ले लो तो। अभी बताओ S कितना बनेगा इसका BaSO4 का BaSO4 में KSP और S का रिलेशन क्या होगा 1 और S की पावर 1 + 1, ये भी एक है और ये भी एक है, क्या बन जाएगा S²। और ये कितना है बेटा 1.1 इंटू 10 की पावर -10, तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी √1.1 इंटू 10 की पावर -5। ये आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, तो ये कितना है यही तो है √1.1 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल टू मैक्सिमम मोल ऑफ सॉल्ट, तो कितना डिजोल्व होगा मैक्सिमम 1 ले लो, और मोलर मास कितना होता है 233। BaSO4 का Ba का होता है 137 और सल्फेट का होता है 96, तो ऐड कर लेना 233। क्या आ गया अपॉन वॉल्यूम नहीं मालूम तुम्हें, वॉल्यूम भी मान लिया, कितने पानी में डिजोल्व होगा, ये तो सॉल्युबिलिटी होती है S। भी कितना बन जाएगा बेटा 123 इंटू √1.1 इंटू 10 की पावर -5, यही आएगा कि नहीं आएगा, कितना हो गया 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 233 इंटू 1.1, ये लीटर में आ जाएगा वॉल्यूम। आया कि नहीं आया, आगे आया कि नहीं आया 40 हो गया। चलो कौन सा बेटा हीट भी थी, कहाँ तक हुए थे डिस्कस 1 से लेके 13 तक करना है, चलो निकालो जल्दी। वन से लेके 13 तक। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या आ रहा है चेन्नई परसेंटेज आयनाइजेशन पूछा है ना, मतलब अल्फा पूछा है अपन से, अल्फा इंटू 100, तो अल्फा कैसे निकालते हो बीक एसिड में √KA/C। के कितना है बेटा 1.8 इंटू 10 की पावर -4, ये के हो गया, और सी कितना है 1.8, कितना आ गया ये 10 की पावर -4 का √ 10 की पावर -2, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा 10 की पावर -2 इंटू 100, कितना हो गया 1%। आंसर है ही नहीं है, हाँ 1% आएगा आंसर इसका, आंसर कितना हो जाएगा 1%, लिख लेना ई डाल लेना 1%, 1% आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी तो यही करना है, ये बताओ सेकंड वाले में क्या लिखोगे, अल्फा देखो अल्फा का चेक लगाओ यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 10 की पावर -2/1, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -1 मतलब 0.1, तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व 0.1 आ गया मतलब 10%, 0.1 से छोटा होना चाहिए था। अब क्या करोगे सॉल्व करोगे, 10 की पावर -2 इक्वल टू C⁴² 1 - अल्फा, यही आएगा कि नहीं आएगा, कितना है 10 की पावर -2 α² 1 - अल्फा, यही आएगा। ये कितना बन जाएगा α², ये 10 की पावर -2 -10 की पावर -2 अल्फा इक्वल टू α²,
अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, 10 की पावर -2 अल्फा 10 की पावर -2 इक्वल टू 0। यही आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे बताओ अल्फा क्या मिलेगा, 10 की पावर -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 10 की पावर -4 प्लस ये कितना बन जाएगा बेटा, क्या क्या हो गया, 4 इंटू 10 की पावर -2 बाय 2, ये बनेगा अल्फा। अल्फा ये बना, अल्फा ये आ गया। अब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको -4 करते हैं तो ये 400 हो जाएगा और ये -4 बाहर आएगा 10 की पावर -2, तो ये सॉल्व करके बन जाएगा अपना अल्फा इक्वल टू 10 की पावर -2 और ये माइनस को ड्रॉप कर देंगे क्योंकि दो माइनस माइनस आएंगे तो इसको मुझे प्लस लेना पड़ेगा क्योंकि अल्फा प्लस में होगा। ये कितना बन जाएगा बेटा, इसको अपन 400 इंटू 10 की पावर -4 कर सकते हैं। 400 को 10 की पावर -4 को बाहर निकालो 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 आ गया, यहाँ पे कितना बन जाएगा 401 बाय 2, यही आएगा कि नहीं आएगा? तो ये 401 किसके आसपास है, लगभग 20 के आसपास। 20 में से एक कम होगा 19, 19 इंटू 10 की पावर -2 बाय 2 तो कितना हो गया 9.5 इंटू 10 की पावर -2, ये आया कि नहीं आया अल्फा? तो अल्फा का परसेंटेज कितना हो जाएगा 9.5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 9.5 है, 9.5 आगरा। क्वेश्चन नंबर 3 चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अभी बताओ क्वेश्चन में क्या दिया है, पीएच दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखना आपको क्या क्या गिवन है, सी कितना है बेटा 10 की पावर -1 m, पीएच कितना है बेटा 5। ये तो पीएच क्या होता है -log ऑफ H प्लस, तो क्या यहां से हम H प्लस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं 10 की पावर -5 m, यही आएगा 10 की पावर -5, 10 की पावर -5, ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। चलो अब ये आ गया 10 की पावर -5, ये क्या आ गया बेटा H प्लस, और मुझे क्या चाहिए K। अब मुझे बताओ K क्या होता था बीक एसिड में, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब ये देखो यहां, और ये H किसके बराबर होता था, C अल्फा के बराबर। जब आप ऐसे लिखते थे एच ए करके आप ब्रेक करते थे तो ये H प्लस एंड ए माइनस, सी 1 माइनस अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, तो H प्लस इसके बराबर है सी अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C कितना है 10 की पावर -1, अल्फा हो जाएगा 10 की पावर -4, तो ये तो 1 से बहुत छोटा है, तो मैं C अल्फा स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये 1 माइनस अल्फा को 1 ही लिख सकता हूँ। तो C कितना है 10 की पावर -1, अल्फा कितना है 10 की पावर -4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 10 की पावर -9, K कितना आ गया 10 की पावर -9, आया कि नहीं आया, आ गया। चलो आंसर हो गया इसका बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 5 आगरा आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 बॉम्बे आ गया ना, बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 7, ये बताओ ये सॉल्यूशन है कैसा, बेसिक, जैसे अमोनिया होता है वैसे ही आपका ये अमोनिया टाइप का, तो के भी दिया गया है बेसिक होगा, तो आप यहां से क्या करना OH की कंसंट्रेशन निकालना। OH की कंसंट्रेशन क्या होगी, सबसे पहले आप 7th वाले में करोगे, अगर हम 7th की बात करें 7th में के भी दिया हुआ है, -10 की पावर -7, अब उन्होंने और कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है बेटा 0.1 m, तो अल्फा निकालो, अल्फा कितना हो जाएगा √KB/C,
ये बन जाएगा 10 की पावर -6 का अंडर रूट 10 की पावर -3। ये आया कि नहीं आया? और ओ एच नेगेटिव क्या बनेगा? ई अल्फा, क्योंकि बेस है। 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -1, तो कितना होगा? 10 की पावर -4। तो H प्लस कितना हो जाएगा? KW बाय OH। और KW कितना होता है? 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -4, कितना हो गया? 10 की पावर -10। तो pH क्या बन जाएगा? माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और ये कितना है? 10। 10 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आ जाएगा आगरा। क्वेश्चन नंबर 8 बॉम्बे। बॉम्बे आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 10 चेन्नई। चेन्नई आ गया। 11 आगरा। ये ट्राई बेसिक है जो आपने लिखवाया था ना, सी माई सी एक्स एक्स एच प्लस होता था एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्वेश्चन नंबर 12 बॉम्बे। बॉम्बे 13 बॉम्बे। ये बताया था -2 वाला K2 के बराबर होता है। बॉम्बे आ जाएगा। चलो अब होमवर्क में क्या करोगे? पूरी नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 6 करना है अकेला बस। होमवर्क में क्या हो जाएगा? पेज नंबर 6। चलो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे अपन। GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस। थोड़ा बहुत अपन पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग। रेजोनेंस रेजोनेंस क्या होता है? देखो दो चीजें होती हैं। शांत हो जाओ। दो चीजें होती हैं, एक होता है अपना लोकलाइज एंड बताओ लोकलाइज मतलब क्या होता है? स्टैटिक, रुका हुआ।
जैसे मान लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपनी जगह पे रुका हूँ, कहीं मूव नहीं कर रहा हूँ, तो लोकलाइज। ऐसे क्या होता है, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर, ध्यान सुनना, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स आपके अगर मूव कर रहे हैं विथ इन दी मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर अगर मूवमेंट है, मे बी लोन पेयर हो सकते हैं, मे बी वो पाई बॉन्ड हो सकते हैं, पाई बॉन्ड या लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, डी लोकलाइज। और लोकलाइज कौन से हैं, जो अपनी जगह पे रुके हुए रहेंगे। एक लोकलाइज वर्ड यूज होता है, डी लोकलाइज। तो होता क्या है रेजोनेंस में, रेजोनेंस को कैसे बोला जाता है, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर विथ इन दी मॉलिक्यूल, विथ इन दी मॉलिक्यूल। विथ इन दी मॉलिक्यूल नॉन एज रेजोनेंस। नीड ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की जरूरत देखो, चलिए देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा है, रेजोनेंस की जरूरत, मतलब रेजोनेंस कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्यों रेजोनेंस की जरूरत पड़ रही है। अब जैसे मान लो कि आपके पास मोबाइल है, आप पिक्चर खींच रहे हो, आपने मेरी फोटो खींची, मैं यहाँ था, दूसरे बच्चे ने कैमरा निकाला, फोटो खींची, मैं यहाँ मिला, मैं क्या कंटिन्यू मूव कर रहा हूँ, कि बच्चे ने फोटो खींची, मैं यहाँ मिलूंगा, थोड़ी देर बाद आप खींचोगे यहाँ, थोड़ी देर बाद यहाँ, थोड़ी देर बाद यहाँ। अब मैं किसी एक पर्सन को एक फोटो दिखाऊंगा तो वो क्या बोलेगा, सर पोडियम के यहाँ खड़े हुए हैं, तो पोडियम वाली फोटो दिखेगी। जिसको मैं यहाँ, जिसको आप यहाँ वाली फोटो दिखाओगे वो क्या बोले, सर बोर्ड के सामने खड़े हुए हैं। जिसको आप वो कोने वाली दिखाओगे बोले, सर वहां खड़े हुए हैं। क्या रियलिटी में पिक्चर ये है, बस अगर आप एक एक पिक्चर दिखाओगे तो एक एक लोकेशन ही पता चलेगी। अगर आप किसी को सिर्फ एक सिंगल पिक्चर दिखा दोगे ना, वो तो ये बोलेगा कि सर यहाँ है, लेकिन रियलिटी में क्या वो रियल रियल चीज को नोट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि रियलिटी में तो मैं मूव कर रहा हूं, पिक्चर मुझे क्या दिखा रही है, एक स्टैटिक पोजीशन पे। तो ऐसे ही क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, कभी किसी किसी मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए दिखाते हैं। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे यहां से मूव करते हुए दिखाओ, दो तरीके हैं, तो सर आप क्या, वीडियो वीडियो क्लिक करवा लो, वीडियो क्लिक करवा लो, वो तो आप देख सकते हो। अब मैं उस वीडियो को इस बोर्ड पे कैसे बनाऊं, अब आप खुद समझो, अब आप खुद बताओ कि मुझे अपना मूवमेंट पिक्चर के फॉर्म में डिनोट करना है। ध्यान सुनना, ध्यान सुनो, मुझे अपना मूवमेंट पिक्चर के फॉर्म में डिनोट करना है। एक तो तरीका क्या बोला, सर आप वीडियो, अब वीडियो को मैं बोर्ड पे कैसे, पिक्चर के फॉर्म में कैसे आएगा, तो अब आप क्या बोलोगे, सर एक काम करो, आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन वाली फोटो एक साथ दिखा दो, एक साथ दिखा दो। अब किसी एक बंदे को आप एक फोटो नहीं दिखाओ, आप उसे मेरी चारों पांच फोटो दिखाओ, एक में मैं यहां हूं, एक पे यहां हूं, एक पे यहां हूं, एक पे यहां हूं, तो वो समझ जाएगा कि सर मूव कर रहे हैं। अगर एक ही पिक्चर दिखाओगे तो वो क्या दिखाएगा, मेरा लोकलाइज फॉर्म दिखाएगा। और अगर मैं रियलिटी में मूव कर रहा हूं
तो अगर आप 4-5 पिक्चर दिखाओगे तो सब में लोकेशन अलग अलग आएगी, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, डीलोकलाइज हूं। और अगर आपने 4-5 पिक्चर दिखाई और उसी 4-5 पिक्चर में एक ही जगह खड़ा हुआ हूं, मतलब मैं कहीं मूव ही नहीं किया। समझ में आया? तो अब ऐसा हो क्या रहा था कि बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे थे जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं विथ इन दी मॉलिक्यूल। अब अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जैसे हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, इसमें क्या दिख रहा है कि नेगेटिव यहां है, डबल बॉन्ड यहां है। अब हुआ क्या, इसका एक और स्ट्रक्चर था जिसमें क्या हो रहा था, यहां पे आपको नेगेटिव दिख रहा था और यहां पे डबल बॉन्ड। इसका इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली कि ये जो आपका डबल बॉन्ड है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज कहां जा रहा है, नेगेटिव चार्ज बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, और बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है, नेगेटिव में। तो ये क्या बन जाएगा, इसको हमने क्या बोल दिया, आर एस, मतलब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1। तो क्या बोल देते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। अब इन सबको मुझे एक साथ डिनोट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग मेन स्ट्रक्चर बनाते हैं जो पूरा का पूरा मूवमेंट ही बताता है, एक इंस्टेंट नहीं बताता। ये आरएस क्या बता रहे हैं, एक इंस्टेंट वाली पोजीशन को बता रहे हैं कि भाई अभी डबल बॉन्ड यहाँ है, नेगेटिव यहाँ है, कुछ टाइम बाद नेगेटिव डबल बॉन्ड है। लेकिन रियलिटी में हो क्या रहा है, रियलिटी में ये है कि नेगेटिव और डबल बॉन्ड यहाँ पे आपके पूरे में मूव कर रहे हैं। तो उसको नोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिड, जो आपको पूरा का पूरा डीलोकलाइजेशन एक्सप्लेन करेगा। हो क्या रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों जगह मूव कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड यहां भी है और डबल बॉन्ड यहां भी, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों एटम के बीच में मूव कर रहे हैं। तो उसको अपन कैसे नोट कर देंगे, जहां जहां नेगेटिव आ रहा है वहां पे डेल्टा नेगेटिव लगा। ये तो अपन ने पहले ही सीखा हुआ था। ये क्या कहलाएगी, रिजोनेंस हाइब्रिड, रिजोनेंस, रिजोनेंस हाइब्रिड। तो क्या कहलाएगा बेटा, ये रिजोनेंस हाइब्रिड। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, यूनिटिंग स्ट्रक्चर इज आल्सो नॉन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कोई भी एक कैनोनिक, ना ये वाला स्ट्रक्चर पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है, ना पूरा ये कर रहा है। पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किससे एक्सप्लेन होगी, रिजोनेंस हाइब्रिड से। ऑल दी प्रॉपर्टी इज एक्सप्लेन बाय रिजोनेंस हाइब्रिड। यूनिटिंग स्ट्रक्चर एक बस एक जगह की लोकेशन बताएगा, कोई पूरी की पूरी आपकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करेगा। एक और टर्म यूज होगी, इक्विवेलेंट आरएस। ये तो इक्विवेलेंट आरएस कौन सी होगी, आइडेंटिकल टाइप के स्ट्रक्चर बन जाए। कैसे, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। देखो ये बताओ, ये आपस में आइडेंटिकल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, देखो ये आइडेंटिकल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। देखो यहाँ पे O पे नेगेटिव तो यहाँ पर भी O पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी सी बॉन्ड हो, ये आपस में आइडेंटिकल टाइप के दिख रहे हैं। मतलब ये 1 और 2 क्या है, इक्विवेलेंट आरएस हैं। कैसी है बेटा, इक्विवेलेंट आरएस। कैसी है, इक्विवेलेंट। और जब भी इक्विवेलेंट आरएस होगा, जब भी इक्विवेलेंट आरएस होगा, तो ये ध्यान रखना कि जो आपका चार्ज है वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब एक चार्ज कहां जा रहा है, दो जगह। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, और ओ ओ ऐसे मूव कराऊंगा। और एक नेगेटिव चार्ज कितने एटम पे डिस्पर्स हुआ, 2 पे। तो मतलब एक चार्ज कितने पे गया, 2 पे, तो माइनस हाफ। इस पे भी क्या लिख सकता हूं, माइनस हाफ। कि माइनस हाफ सिर्फ कब लगा सकते हो, चार्ज को इक्वली कब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जब आपकी इक्विवेलेंट आरएस बन रही हो। इक्विवेलेंट आरएस कौन सी होंगी, आइडेंटिकल टाइप के स्ट्रक्चर दिखेंगे तो वो इक्विवेलेंट आरएस कहलाती है। नीड ऑफ रेजोनेंस, when all the property of given
compound not explained by a single स्ट्रक्चर। जब सभी की सभी प्रॉपर्टी एक सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो पाती तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रेजोनेंस कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे कोई आपसे बोले ये स्ट्रक्चर देख के आप क्या कमेंट करोगे कि यार ये डबल है, ये सिंगल है, ये डबल बॉन्ड है और ये कैसा है? सिंगल बॉन्ड। लेकिन रियलिटी में ना ये डबल है ना ये सिंगल है, ये डबल और सिंगल के बीच में कुछ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी डबल कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। ये डबल और 1 और 2 के बीच में इसका बॉन्ड ऑर्डर है, जबकि आप इस स्ट्रक्चर को देख के क्या बोलोगे? ये बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। जबकि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पूरे ये 2 इलेक्ट्रॉन है इन तीनों एटम के बीच में मूव कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन अगर 3 एटम के बीच में डीलोकलाइज होंगे तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जब सभी की सभी प्रॉपर्टी आपकी एक सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होती हैं तब हमें किसकी जरूरत पड़ती है? रेजोनेंस की जरूरत पड़ती है, रेजोनेंस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। अब कुछ कुछ अपन पॉइंट लिख रहे हैं। पहला पॉइंट, delocalization is a intramolecular process। delocalization क्या है? इंट्रा जानते हैं क्या होती है? इंट्रामोलिकुलर मतलब विथ इन दी मॉलिक्यूल। रेजोनेंस क्या होती है? एक मॉलिक्यूल की, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर भाग गए फिर बाद में लौट के आ रहे हैं। चलो, जो भी इलेक्ट्रॉन मूव होंगे विथ इन दी मॉलिक्यूल ही मूव होते हैं। सेकंड, तो ज्यादा बात नहीं करो। ये मान के चलो कि आपकी केमिस्ट्री में लगभग 1/3 से ज़्यादा पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखती है। तो जो आप एग्ज़ाम देने जाओगे, मान लो अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम है, लगभग ये मान के चलो कि 40 नंबर के आसपास ऑर्गेनिक आएगी। 40 नंबर के आसपास ऑर्गेनिक। 40 नंबर वैसे तो क्या होता है? 1/3 फिजिकल, 1/3 इनऑर्गेनिक, 1/3 ऑर्गेनिक। होता क्या है? इनऑर्गेनिक का पोर्शन थोड़ा कम हो गया है, ऑर्गेनिक का पोर्शन इनऑर्गेनिक का कम हुआ है, तो वो पोर्शन लगभग किस में बढ़ गया है? ऑर्गेनिक। ये लगभग आपके जो एग्जाम है, एग्जाम में लगभग 40, अगर किस्मत सही रही तो 50 के भी मिल जाते। लगभग 1/3 से हाफ तक, मतलब लगभग आपका ये मान के चलो कि 30 से 50% तक आपका पूरा पोर्शन ऑर्गेनिक का चलता है एग्जाम में। और ये ऐसा टॉपिक होते हैं जो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, बस आपको समझना होता है। जो टीचर जैसे एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो आपको दिमाग में रखना पड़ता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बोलते ना केमिस्ट्री में टाइम कम लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि ये पोर्शन उसका कम कर देता है। फिजिकल में तो टाइम लगेगा, आप कैलकुलेशन करोगे, आप फॉर्मूले अप्लाई करोगे, आप थोड़ा बहुत डेरिवेशन साइड भी जाओगे, लेकिन ऑर्गेनिक में टाइम नहीं लगता। ऑर्गेनिक में ये मान के चलो कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में आराम से निपट जाता है। लगभग ये आपके जो 40 नंबर हैं, लगभग अगर आपकी ऑर्गेनिक सही है तो ये लगभग 40 नंबर आप मैक्सिमम बच्चे मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में 40 नंबर ले आते हैं। 10 मिनट में आपका आधा पेपर हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में, अगर सब कुछ सही है तो आपने सब कुछ। फिर ये होगा कैसे जादू? जादू यहीं से आता है, ऑर्गेनिक से, जीओसी से। जीओसी के में हम बेसिक चीजें सीखेंगे। जीओसी में हम क्या सीखेंगे? बेसिक चीजें। और इन्हीं बेसिक चीजों का एप्लीकेशन आपको हर एक चैप्टर में मिलेगा।
उन्हीं इन्हीं बेसिक से आप चैप्टर को कनेक्ट करोगे, उन्हीं इन्हीं बेसिक से आप आगे बढ़ पाओगे। अब ऐसे ही हो गया जैसे अपन अपन ने नर्सरी KG1 KG2 ये सब नहीं पढ़ा, डायरेक्ट सेकंड क्लास में एडमिशन ले लिया। सेकंड क्लास में डायरेक्ट पहुंच जाओगे तो क्या मुंह देखोगे एक दूसरे का। आया समझ में? 1 2 3 ABCD कुछ आती नहीं है वहां पे। ऐसे ही आपको ये, और ऐसा नहीं है कि इसके क्वेश्चन भी आते हैं, इसके क्वेश्चन भी आते हैं, इसके कॉन्सेप्ट भी दूसरे चैप्टर में यूज होते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये चीजें अपन को हल्के में नहीं लेनी है कि से चलो समझ में आ रहा है ठीक है आसान है हो जाएगा। जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे दिमाग में डालना है, और बहुत आसान चीज होती है। अगर किसी की केमिस्ट्री अगर बिगड़ी है तो कभी भी ऑर्गेनिक बिगड़ी नहीं होती है। ऑर्गेनिक के दो चीज चलते हैं, या फिर बनती है तो पूरी बनती है। अब अगर हम यहीं से ढील देते हैं तो फिर पूरा खत्म होने का चांस रहता है। यहीं से अगर अपन पकड़ बना के रखते हैं तो हमेशा आपकी ऑर्गेनिक हमेशा अच्छी चलेगी। कोई इसमें ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना होता है, और जो चीजें बताई जाएंगी वैसे आपको अप्लाई करना होगा। ये क्या है, डीलोकलाइजेशन कैसा होता है, इंट्रामोलिकुलर होता है। और अगर हम लोग बात करें सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट लिख लिया, पहला पॉइंट लिखो जल्दी। अगर हम बात करें तो जो RS होती हैं, डीलोकलाइजेशन इज ए इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। डीलोकलाइजेशन किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का। सेकंड पॉइंट, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजनरी। कैसे होते हैं, इमेजनरी। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजनरी। एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल। रियल में कौन एग्जिस्ट करता है, हाइब्रिड। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। Resonating structures are imaginary and resonance hybrid is real। और ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। मॉलिक्यूल आपको ऐसा दिखेगा। ये जो आपका ये कौन सा एसिड हो गया, ये आपका हो गया आपका फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मेट आयन हो गया। फॉर्मेट आयन जानते हो ना, इसी को तो बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, OH। ये क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड है, इससे H हटा दो तो क्या बन जाएगा, एक का क्या बनता है, एक का आयन क्या बनता है, 8। तो क्या बोलोगे इसे, फॉर्मेट आयन। क्या बोलोगे, फॉर्मेट आयन। फॉर्मेट आयन ना ऐसा दिखेगा ना ऐसा दिखेगा। फॉर्मेट आयन में ये ऐसा दिखेगा, फॉर्मेट आयन आपको ऐसा दिखेगा। तो ना फॉर्मेट आयन को हम ऐसा बनाएंगे ना ऐसे बनाएंगे। जब भी अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी को, फॉर्मेट आयन की किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है तो हम इसके बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर हमसे पूछा जाए तो ना आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इमेजिनरी। रियल में कौन एग्जिस्ट करता है, हाइब्रिड। अब RS क्या होते हैं, इमेजिनरी। हाइब्रिड क्या होती है, रियल। और मॉलिक्यूल किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हाइब्रिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्या हो गया। अब इसी में आप पॉइंट लिखोगे, थर्ड पॉइंट। ये कुछ पॉइंट में लिखाऊंगा जो आपके ध्यान में होना चाहिए जब भी हम रेजोनेंस के बारे में बात कर रहे होंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इमेजिनरी, हाइब्रिड क्या हो गया, रियल। अब होगा क्या कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से क्या बनती है, हाइब्रिड। आपके जहां जहां बॉन्ड डीलोकलाइज होंगे वहां वहां मैं डॉट डॉट से डिनोट कर दूंगा। तो अब ध्यान देना, अब मान लो मेरे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। अब होगा क्या, उन स्ट्रक्चर में से कुछ का कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में ज्यादा होगा, कुछ का कंट्रीब्यूशन कम होगा। तो किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा,
जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। जैसे ऐसे समझो, आपके घर में आप हो और आपका भाई है। आपका जेई में हो गया, आपका भाई नॉर्मल कुछ नहीं कर रहा है। घर में किसकी ज्यादा सुनी जाएगी डिमांड? आपकी के भाई की? नहीं नहीं, आइडियल कंडीशन है। अरे अपने आप को इतना छोटा क्यों समझते हो कि सर मेरी नहीं सुनी जाएगी? अब आइडियल कंडीशन है भाई, जो अच्छा काम करेगा उसकी ज्यादा सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? तो ऐसे ही सुनो, पहले 3-4 लोग हैं भाई, जो जितना अच्छा काम करेगा उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होगी, उतनी ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा चीजों में। तो अब ऐसे ही मान लो 4-5 स्ट्रक्चर हैं। मान लो कोई मॉलिक्यूल 4-5 आरएस में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसमें से जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा किसमें? हाइब्रिड में। मोर दी स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, मोर दी कंट्रीब्यूशन इन हाइब्रिड। देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे? मोर दी स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, मोर दी स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, मोर दी कंट्रीब्यूशन इन हाइब्रिड। मोर दी स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, मोर दी कंट्रीब्यूशन इन हाइब्रिड। जितना ज्यादा आपका स्टेबल आरएस होगा उतनी ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन किस में होगा? हाइब्रिड में होगा। मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा रिफ्लेक्ट होंगे। मोर दी स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, मोर दी कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड। ये बताओ, अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एनर्जी क्या होती है? कम। ये समझ में आ रहा है? ये तो अपन ने, और ब्रैकेट में क्या लिखना? मोर स्टेबिलिटी लेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आरएस। जितना ज्यादा वो स्टेबल होगा उतनी कम उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। मोर दी स्टेबिलिटी लेस विल बी एनर्जी। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आरएस। एक ये लिखना ब्रैकेट में, और एक और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट आरएस सेम पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। ये समझ में आ रहा है? अगर दो आर एस इक्विवेलेंट है तो उनकी एनर्जी भी सेम होगी और स्टेबिलिटी भी सेम होगी, क्योंकि एनर्जी सेम है तो स्टेबिलिटी सेम हो जाएगी। जितना ज्यादा आपका स्टेबल आर एस होगा उतनी कम उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और यहाँ पे इक्विवेलेंट आर एस क्या होती है? इक्विवेलेंट आर एस मतलब आइडेंटिकल आर एस रहेंगी, तो उनकी एनर्जी भी सेम होगी और स्टेबिलिटी भी सेम होगी। फर्स्ट पॉइंट डिलोकलाइजेशन, सेकंड पॉइंट क्या बोला? आरएस रियल, आरएस इमेजिनरी, हाइब्रिड रियल। और रिजोनेंस स्ट्रक्चर जितने ज्यादा स्टेबल होंगे या जितनी कम उनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ज्यादा उनका हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन होगा। थर्ड पॉइंट हो गया, और भी पॉइंट आएंगे। ये बताओ, फोर्थ पॉइंट की अगर अपन लोग बात करें, ये बताओ, जब रेजोनेंस होती है तो रेजोनेंस में कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स। क्या एटम मूव कर रहे हैं? तो अरेंजमेंट ऑफ एटम रिमेन सेम इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे? अरेंजमेंट ऑफ एटम, अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स remain same in different RS। अब कितनी भी RS बना लो, एटम का अरेंजमेंट सेम होगा। एटम का अरेंजमेंट सेम होगा। और ये भी बोल सकते हैं
सिग्मा बॉन्ड थोड़ा ना पार्टिसिपेट करेगा, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, पाई बॉन्ड या लॉन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, लोकलाइज। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं बेटा, लोकलाइज। और सिग्मा बॉन्ड अगर लोकलाइज है तो एटम का अरेंजमेंट चेंज ही नहीं होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दे दिया जाए बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और एक और RS ऐसे बना के दे दिया जाए। पीछे आवाज आ रही है बेटा? ऐसे दिया गया। अब आपसे पूछा जाए कि ये बताओ ये एक दूसरे की RS है कि नहीं है। देखो यहाँ पे एक दूसरे की RS है कि नहीं है, क्यों नहीं है? अब आप बोलोगे सर एटॉमिक अरेंजमेंट ही चेंज हो गया, यहाँ ऑक्सीजन अकेला था, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 2 हो गए, मतलब ये RS नहीं है। सिंपल सा देखना है, आया समझ में? जैसे ये हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। एटॉमिक अरेंजमेंट क्या नहीं होना चाहिए बेटा, चेंज। ऐसे बताओ, ये RS है क्या? क्या ये RS है? देखो ये इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, एटॉमिक अरेंजमेंट ही गड़बड़, मतलब ये नहीं है। ये देख लो पहले, एटॉमिक अरेंजमेंट मतलब जो आपका स्केलेटन है जैसा है उसमें कोई बस पाई बॉन्ड यहाँ वहां हो सकते हैं, एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। ये तो यहाँ पे बीच में कौन है, नाइट्रोजन, अब यहाँ पे कौन आ गया, ऑक्सीजन। क्या कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्ट है? इसमें कहीं नहीं है, उसमें कनेक्ट हो गए कार्बन ऑक्सीजन से, मतलब ये RS है क्या, नहीं है। नीचे वाला देखो, 1 2 3, देखो यहाँ पे क्लोरीन पहले वाले से लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन कहाँ पहुंच गया, दूसरे से, होगा क्या टाइप की। कभी भी एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज नहीं होता है जब भी RS बनते हैं। जब भी आपके RS बनते हैं तो एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज नहीं होता, एटॉमिक अरेंजमेंट क्या होता है, सेम रहता है। एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा। फोर्थ हो गया। तो ये बताओ बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो इंट्रामोलिकुलर है, ना इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकते ना इलेक्ट्रॉन अंदर आ सकते हैं, तो नेट चार्ज सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि अगर चार्ज चेंज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। जैसे मान लो कोई न्यूट्रल है, ओवरऑल न्यूट्रल है, अगर उसमें ना इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो हमेशा न्यूट्रल का न्यूट्रल ही लगेगा। मान लो किसी पे -1 एक्स्ट्रा, -1 का चार्ज है, अब -1 को जीरो करने में, जैसे मान लो कोई एटम है, एटम पे अगर A नेगेटिव है, अगर इसको मुझे न्यूट्रल बनाना है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा? अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर ही नहीं निकालना हूं, तो हमेशा ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही रहेगा। और ये जो अपन प्रोसेस हो रही है, ये जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं विद इन दी मॉलिक्यूल हो रहे हैं, ना मॉलिक्यूल से बाहर जा रहे हैं ना मॉलिक्यूल के अंदर आ रहे हैं, तो नेट चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बस 5th पॉइंट लिखो।
remain net charge in all RS। कैसा रहेगा? remain same। नेट चार्ज देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास जैसे बेंजीन है, बेंजीन का आरएस बनाते हैं। ये बताओ इस बेंजीन पर चार्ज कितना है? कोई चार्ज है क्या? जीरो। अब इसका अपन ने आरएस बनाया, अभी भी क्या है? जीरो है कि नहीं है? कोई चार्ज सेम आया तभी आरएस पे। जैसे बी वाला मैं आपको बना के ये दे रहा हूं, देखना वो नेगेटिव है। अब मुझे बताना, जैसे इसे बताओ इसमें ओवरऑल चार्ज कितना है? ओवरऑल चार्ज कितना है? -1। देखो इस पे जीरो, इस पे जीरो, इस पे जीरो, इस पे -1, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल कितना चार्ज कैरी कर रहा है? -1। -1। अब इसका अपन ने आरएस बनाया, इससे भी कितना है? -1। अपन ने बनाया अब बताओ इनमें से कौन सा है जिसपे चार्ज सेम नहीं है? ये बताओ इस पे नेट चार्ज कितना है? -1। -1 है कि नहीं है? इस पे कितना आया? -1। इस पे -1 -2 जीरो। ये बताओ माइनस माइनस -2 और +1, -1 हुआ कि नहीं हुआ? इसमें -3। तो ये तो कभी इसका आरएस बन ही नहीं सकता। क्या बनेगा? नहीं बनेगा। क्या इसका आरएस बनेगा कभी? कभी नहीं बनने वाला। क्या ये इसका आरएस बनेगा? नहीं बनेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये बताओ ये दो स्ट्रक्चर हैं एक दूसरे की आरएस है कि नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? एटॉमिक अरेंजमेंट। एटॉमिक अरेंजमेंट चेक कर लेना। ऐसा तो नहीं कहीं एटम ऊपर नीचे होगा, इसमें कहीं लगाओ उसमें कहीं लगाओ। और सेकंड नंबर पे आप क्या चेक करोगे? चार्ज। भाई इसमें नेट चार्ज, नेट चार्ज मतलब एक एटम का नहीं पकड़ना है, ओवरऑल मॉलिक्यूल पे काउंट कर लेना है। ओवरऑल मॉलिक्यूल पे इस पे कितना था? जीरो। इस पे भी जीरो। ये इसका आरएस है। अब ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि नेट चार्ज अगर सेम है तो आरएस ही होगा। अगर नेट चार्ज डिफरेंट है तो फिर वो आरएस नहीं होंगे। अगर नेट चार्ज सेम है तो मे बी आरएस और मे नॉट बी। अगर दो मॉलिक्यूल पे अगर चार्ज डिफरेंट है तो कभी एक दूसरे की आरएस नहीं हो सकते। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि भाई दोनों पे चार्ज सेम हो, दोनों पे चार्ज से, जैसे ये इस पे कितना है? न्यूट्रल। अब कोई ऐसा लेके आ जाए और बोले सर ये इसकी आरएस है, इस पे भी जीरो इस पे भी जीरो, क्या हो पाएगा? ऐसा कर दोगे तब भी नहीं होगा। ये अलग है वो अलग है। आया समझे? तो अगर चार्ज डिफरेंट है तो कभी हो ही नहीं सकते, और सेम है तो मे भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमेशा अगर तो ये इसकी आरएस होती है, ये होती है, ये नहीं होता क्योंकि इसमें -3 आ रहा है। चलो अब जैसे कौन सा पॉइंट था? फिफ्थ, सिक्स्थ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स remain same in RS। Number of paired and unpaired, number of paired and अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अभी बताऊंगा पेयर्ड क्या होते हैं अनपेयर्ड क्या होते हैं, पहले इतना नोट कर लो। देखो जब भी अपन कोई चीज सीखते हैं ना, तो जब अपन उस प्रोसेस को सुनते हैं बहुत डिफिकल्ट लगता है,
यार इतने सारे स्टेप, कोई आपसे बोले पैदल चलना है तो पैदल चलने से पहले क्या बोलेगा, खड़े होना पड़ेगा स्ट्रेट, फिर आपको लेफ्ट पैर उठाना है और ऐसे आराम आराम से उठाना है। अगर ये आप पैदल चलने वाली प्रोसेस अगर आप लिखोगे ना तो 4-5 पेज लग जाएंगे लिखने में। और जैसे ही आपको स्टेप सिखा के जैसे ही आपको बता दिया है कि पहले बुक दे दी जाए पढ़ने को, ये प्रोसेस है। जैसे मान लो आप क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हो, पहले क्या बोलेंगे, बैट सीधा पकड़ना है, इतने इतना ऊपर छोड़ना है, इतना नीचे छोड़ना है, सीधा देखना है, हेलमेट सीधा जमाना है, पैड ऐसे बांधना है, सब कुछ सिखाएंगे। अगर बुक लिखोगे, बुक में पढ़ोगे तो बहुत लंबा लगेगा। और वही अगर आप पढ़ने के बाद उसे प्रैक्टिकल करने जाओगे, 1-2 बार आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन 1-2 बार अगर आप घुमा दोगे ना, फिर वो प्रोसेस जो आपने पढ़ी हुई है वो आपके अंदर आ जाएगा और आप आराम से करना चालू कर जाओगे। ऐसे ही जब अपन पढ़ते हैं ना, चीजें अपन सीख रहे होते तो अपन को लगता है यार इतने सारे पॉइंट, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है, इसको भी ध्यान, सर अगर ये मिस हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, निपट तो नहीं जाएंगे। तो अब होगा क्या कि अपन ये जो पॉइंट लिख रहे हैं, जब अपन क्वेश्चन करेंगे या पढ़ेंगे तो क्या होगा, अपने दिमाग में सेट हो जाएंगे। अब आप नहीं सोच रहे कि सर इनमें से एक आध पॉइंट मिस हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, बेटा वो पॉइंट आपके अंदर आ जाएगा। जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये पॉइंट आपके रिपीट हो रहे होंगे। लेकिन सीखना तो हमें पड़ेगा ना कि भाई ऐसे ऐसे अपना आया है। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराने लगूंगा तो अब आप बोलोगे सर ये पॉइंट मुझे पता ही नहीं है, ये पॉइंट पता नहीं। अब क्वेश्चन अपन जब करेंगे तो उसमें ये धीरे धीरे कुछ कुछ एक पॉइंट किसी में दूसरे किसी एक में यूज होगा, किसी दूसरा किसी में यूज हो रहा होगा, तीसरा किसी में होगा, और ऐसे अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो सभी के सभी पॉइंट रिपीट हो जाएंगे और वो अपने रिफ्लेक्स में सेट हो जाएंगे, फिर आराम से बनने लगेंगी चीजें। लेकिन स्टार्टिंग से सीखना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग वाला पार्ट स्किप करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन वाले पार्ट में जाओगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फिर आपको ऐसा लगेगा कि हर एक क्वेश्चन में कोई नया कॉन्सेप्ट लग जाता है, मुझे पता ही नहीं है। तो कभी भी क्वेश्चन से हमें कॉन्सेप्ट नहीं सीखने होते हैं, सीखने के बाद क्वेश्चन बनाने होते हैं। उल्टा अगर रिवर्स करोगे तो बनने के चांस कम होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको हर एक कॉन्सेप्ट नहीं सिखा सकता, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ही सिखाएगा। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये अपन जो पॉइंट लिख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं कि भाई कहीं ना कोई आ जाए तो हम बना ले जाएं। अब ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब पेयर्ड और अनपेयर्ड क्या होते हैं? पेयर्ड मतलब ये होता है, पेयर्ड मतलब 2 का ग्रुप, इसका 2 का ग्रुप। ये लॉन पेयर भी क्या है अपना, पेयर्ड होता है। और एक जो सिंगल बॉन्ड होता है वो भी पेयर्ड होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो बॉन्ड हो गया या फिर लॉन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्ड में है वो किस में आते हैं, अपने पेयर में। और अनपेयर्ड क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिसे अपन फ्री रेडिकल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं अपन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देना, अगर कभी भी कोई भी कंपाउंड के अंदर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर वो डिफरेंट आरएस भी है उनकी, तो पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। जैसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, मान लो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 डॉट, डॉट मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इसकी आरएस बनाएं, यहां ध्यान देना, इसको तो अच्छे से बना देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डॉट, ऐसा है। अब अगर इसकी हम आरएस बनाएं, ध्यान से देखना बेटा, इसकी अगर मैं आरएस बना रहा हूं तो आरएस अगर आप चेक करोगे तो कितना ये इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसका ये बनेगा इसका CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा बनेगा। अब काउंट करना आप इसमें पेयर्ड और अनपेयर्ड। मुझे ये बताओ, इसको मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बात नहीं करो, ये डॉट डॉट है कि नहीं है? मुझे ये बताओ इसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पेयर्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पेयर कितने हैं अपने, 8। मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 16। इलेक्ट्रॉन की बात करोगे 16, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 8। और अनपेयर्ड कितना हो गया, 1। अरे एक ही तो है, 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, सिंपल, 1 डॉट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। पेयर कितने हैं, अनपेयर 1। अभी बताओ इसके पास आप गए तो आपने क्या देखा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर डॉट, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन।
इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पेयर कितने हो गए, 8। और अनपेड कितना हो गया, 1। देखो, अब ये इसकी हाइब्रिड है, इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है, तो इसमें पेयर्ड और अनपेड सेम हुए कि नहीं हुए। मतलब ये इसकी, जब भी ऐसे आर एस दिए होंगे, समझ लो, जब भी आर एस होंगे पेयर और अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। ध्यान सुनना, पहला। दूसरा, अब जैसे मान लो इसी का मैं ऐसा बना दूं, मान लो अपने पास ऐसा है बेटा, यहां ध्यान दो, छाप तो हम लेंगे ही, टेंशन क्यों ले रहे हो। अब जैसे ये है, अब इसकी किसी ने ऐसे बना के दे दिया, ये H2, ये H, ये H2, एक डॉट यहां, एक डॉट यहां, एक डॉट यहां। अब बताओ, अब आपसे पूछें कि ये आर एस है कि नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, काउंट करना, काउंट करो इसमें, दो हाइड्रोजन के पेयर आएंगे, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन के, 2 3 4 5 6 7। कम क्यों हो गया, नहीं देखो, दो यहां आ गए 4, और एक हाइड्रोजन का 5, और एक 6, और 2 8, तो पेयर कितने हो गए बेटा, 8। पेयर कितने हो गए, 8। और अनपेड कितना हो गया, 1। एक हुआ कि नहीं हुआ। इसमें आओ, इसमें दो हाइड्रोजन के, एक ये 3, एक हाइड्रोजन का 4, और एक 5, एक 6, और एक 7, पेयर कितने हो गए, 7। पेयर कितने हो गए बेटा, 7। और अनपेड कितने हो गए, 3। बताओ क्या ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड, तो देखो, अब आप बोलोगे सर ये पेयर्ड अनपेयर्ड काउंट करने में तो बड़ी मेहनत हो रही है, तो अपन मालूम क्या करेंगे, इसको सिंपल तरीके से देखेंगे। जैसे मान लो ऐसा है अपने पास, अरे बात नहीं करो यार, ऐसा है देखो, कोई आपको ऐसा बना के दे दे, ऐसा, अब ध्यान देना, ऐसा बना के दे दिया। अब कोई आपसे बोले कि बताओ इसके अंदर पेयर्ड और अनपेयर्ड कितने हैं, देखो जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उनमें तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। इसमें बताओ, इसमें अनपेयर्ड कितना है, 1, इसमें भी अनपेयर्ड 1। अब इसमें जो भी हाइड्रोजन रहेंगे वो तो जैसे हाइड्रोजन यहाँ है वैसे हाइड्रोजन यहाँ है, तो इसके अंदर भी एक अनपेयर्ड है, इसके अंदर भी एक अनपेयर्ड है, और इसके अंदर भी एक डबल बॉन्ड है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, सभी सिमिलर है कि नहीं है, मतलब पेयर्ड और अनपेयर्ड क्या है, सेम है। अब अगर इसी को उठा के अगर मैं ऐसा बना दूं, इसी को उठा के अगर हम ऐसा बना दें बेटा, ध्यान सुनना, इसी को उठा के अगर मैं ऐसा बना दूं, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, तो आपको अनपेड कितना दिख रहा है, 1, और यहाँ पे अनपेड कितने दिख रहे हैं, 3, तो क्या ये आर एस बनेगा, नहीं बनेगा, क्रॉस लगा दो, ये आर एस नहीं है, ये इसका आर एस है। पेयर्ड और अनपेयर्ड, पेयर्ड को लॉन पेयर नहीं समझना, पेयर्ड मतलब दो का ग्रुप, अनपेयर्ड मतलब एक का ग्रुप, दो का ग्रुप बॉन्ड भी हो सकता है, दो का ग्रुप लॉन पेयर भी हो सकता है। पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे, कभी भी ऐसी आरएस नहीं रहेंगी जिनमें पेयर्ड और अनपेयर्ड डिफरेंट हो।
आयो होमवर्क करके आयो। शर्मा जी से बात नहीं आए? क्यों? क्या क्या बोल रहा है? आज का होमवर्क दिया था वो करके आए थे? क्यों? आधे घंटे 15 मिनट बर्बाद किए, इतना प्रवचन दिए, रिजल्ट जीरो। चलो, ये लिख लिया। लास्ट पॉइंट 7th होगा शायद। लास्ट पॉइंट है कि एटम्स which involve in resonance must be planar। क्या होने चाहिए? प्लेनर। और ऑर्बिटल मस्ट बी पैरेलल। ये पॉइंट लिख लो, फिर समझते हैं क्या है ये। जो एटम आपके रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्या होने चाहिए? प्लेनर होने चाहिए। और या फिर जो ऑर्बिटल आपके रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, जो ऑर्बिटल रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं वो पैरेलल होने चाहिए। प्लेनर और पैरेलल। एटम क्या होने चाहिए? प्लेनर। और ऑर्बिटल क्या होने चाहिए? पैरेलल। देख लो जल्दी, फिर अभी बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा। लिख लिया पॉइंट? देखो जल्दी। हाँ, मार्क्स तो लेने ही। फंक्शन दिए क्या? इसमें कार्बोहाइड्रेट ये तो लग रहा था एडिया में।
बैक बॉन्डिंग वाला कैसे तो क्या तुम्हारा सही बात है। का इस्तेमाल खेलोगे चलो 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 चलो, अब देखो ये बताओ सबसे पहले, जब अपन ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या कंडीशन होती थी? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार एक मेरे पास px का ऑर्बिटल है, दूसरा एटम है उसका भी मुझे कौन सा चाहिए पड़ेगा, px, तभी ये पाई बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मतलब अगर मुझे दो ऑर्बिटल, मान लो इन दोनों ऑर्बिटल में अगर पाई बॉन्ड बनवाना है तो ये क्या होना चाहिए, पैरेलल। अगर ये px है और ये py है तो बन पाएगा क्या, pz है तो बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। अब ध्यान देना थोड़ा, ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? अब ऐसे समझो बेटा कि मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव है, ऐसा है कि नहीं है? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पॉजिटिव। अब अपन ने इसका क्या बनाया, RS। होता क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे बैक एंड ऑर्बिटल, देखो कभी भी कार्बन पे अगर नेगेटिव है, बात नहीं करो, कार्बन पे नेगेटिव है मतलब क्या है, उसके पास लॉन पेयर। और अगर कार्बन पे अगर कहीं पॉजिटिव है मतलब उसके पास क्या है, बैक एंड ऑर्बिटल। क्योंकि तीन बॉन्ड बनाएगा तो एक ऑर्बिटल खाली पड़ा रहेगा। तो कभी भी कार्बन पे नेगेटिव आता है, कार्बन पे जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है नेगेटिव 3 बॉन्ड, तो उस पे क्या रहेगा, एक लॉन पेयर। लॉन पेयर की वजह से तभी तो नेगेटिव चार्ज कब आता है, वैलेंसी से इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो जाता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, एक नेगेटिव आ गया मतलब 5, 5 में से 3 कहां गए, बॉन्डिंग, तो एक 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ये इस पे नेगेटिव। तो कार्बन पे अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन ने 3 बॉन्ड बना लिए तो एक डब्बा खाली। कभी भी कार्बोकैटायन होगा तो बैक एंड ऑर्बिटल कैरी करेगा, कार्बन आयन होगा तो लोन पेयर कैरी करेगा, ये ध्यान रखना। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे डब्बा, यहाँ पे ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो कर जाते हैं, इस साइड। और एक चीज ध्यान देना, आपको पहले ही बताया था कि ये डबल, ये जो फुल हेड का एरो होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को बताता है, किसके, 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर आपने आधा एरो बनाया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, किसका, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां गए, यहां गए, इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो इसका पॉजिटिव खत्म,
पॉजिटिव कहाँ आ गया, इस साइड आया, आया कि नहीं आया। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना बेटा, इसका अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम देखें, अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो ऑर्बिटल डायग्राम कैसा बनेगा, ध्यान दो यहां पे। ऑर्बिटल डायग्राम में सिर्फ अपन कौन सा बनाएंगे, पाई बॉन्ड अकेले। इनके बीच में क्या बना है बेटा, ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, पाई बॉन्ड बना दिया, पाई बॉन्ड है। अब एक और इसके पास क्या है, CH2, और ये कौन सा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब वैकेंट ऑर्बिटल। अब मुझे बताओ, अभी ये अगर अपना px है, ध्यान सुनना बेटा, ये px है तो ये भी px रहा होगा। और अगर इस वाले ऑर्बिटल को, अगर इस वाले ऑर्बिटल को इसके साथ बॉन्ड बनाना है, देखो तो ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अभी इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है, तो ये क्या है आपस में, पैरेलल। अब तीसरा पाई बॉन्ड अगर मुझे बनाना है तो तीसरा ऑर्बिटल मुझे कैसा लाना पड़ेगा, ऐसा। और अगर मैं ऐसा लाऊंगा तो क्या ये बना पाएगा, नहीं। तो अब अगर इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक करके, मान लो मेरे पास अभी ब्लैक और ब्लू के बीच में पाई बॉन्ड था, अब मुझे क्या करना है, रेड और ब्लैक के बीच में पाई बॉन्ड बनवाना है। तो ये बॉन्ड कब बना पाएगा, जब ये ऑर्बिटल इसके पैरेलल होगा। अगर ये ऑर्बिटल ऐसा है तो क्या बना पाएगा, ऐसा है तो नहीं बना पाएगा। इसलिए अपन ने ये सेकंड लाइन पढ़ो, क्या लिखा है, ऑर्बिटल मस्ट बी पैरेलल। जो ऑर्बिटल आपके, जिस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल। अभी बताओ क्या पैरेलल है तो क्या ऐसा हो, यहां भी तो हो सकता है, ये अभी भी पैरेलल है, ये यहां भी, बस ये टेढ़ा आड़ा नहीं होना चाहिए। ये इसके साथ पैरेलल नहीं है, ये इसके साथ पैरेलल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर पैरेलल है तो अपना बॉन्ड बन जाएगा। अभी बताओ, अब अगर मुझे इनको अगर प्लेनर, इनको अगर मुझे पैरेलल रखना है तो मुझे एटम क्या रखने पड़ेंगे। जैसे बर्थडे वाला केक देखा है, क्या करते हो उसमें, मोमबत्तियां लगाते हो ऐसे करके, ऐसे लगाते ना चारों साइड, छोटी वाली, ऐसे अपना एक केक टाइप का, उसमें देखो छोटी छोटी मोमबत्तियां आप डिप करते हो, लगा देते हो। अभी बताओ, पूरी मोमबत्तियां एक प्लेन में आ जाती हैं कि नहीं आती, पैरेलल हो जाती, एक यहां आ जाएगी, एक यहां आ जाएगी, एक यहां आ जाएगी। ये कब आएगी, क्योंकि केक क्या है, एक प्लेनर है। कोई मान लो केक टेढ़ा आड़ा होता, ऐसा होता, मान लो केक ऐसा आपका, ऐसा बैंड शेप का है केक, ऐसा बनवाया है आपने ऐसा। अब यहां मोमबत्ती लगाओगे तो यहां जाएगी, यहां लगाओगे तो यहां जाएगी, क्या ये पैरेलल बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये पैरेलल क्यों बन पा, सभी ऑर्बिटल पैरेलल क्यों आ पा रहे हैं, क्योंकि जो एटम है वो क्या कर रहे हैं, एक प्लेन में। जैसे मान लो एटम अपना, अच्छे बताओ, ये प्लेनर है कि नहीं है, क्या ये प्लेनर है यार, देखो ऐसा प्लेन आ जाएगा। प्लेनर मतलब लीनियर नहीं होता है, ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है। अब ध्यान देना, ऐसा है। अब बोलोगे सर इसमें कैसे पैरेलल हो सकते हैं, ऑर्बिटल ऐसा आ जाए, ऑर्बिटल ऐसा आ जाए, ऑर्बिटल ऐसा आ जाए। देखो सभी ऑर्बिटल प्लेनर है कि नहीं है, देखो एक ऑर्बिटल ऐसा आ जाएगा, एक ऑर्बिटल ऐसा आएगा, तो ये ऑर्बिटल इसके साथ प्लेनर है, पैरेलल है कि नहीं है, ये भी इसके साथ पैरेलल है कि नहीं है। अब मान लो अगर मॉलिक्यूल अपना नॉन प्लेनर हो जाए, अब नॉन प्लेनर में क्या होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, देखो एक और अपन अच्छा एग्जांपल दें, पहले इसको बना देता हूं। ये भी क्या होनी चाहिए बेटा, ये क्या होनी चाहिए, पैरेलल, तभी इसके इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जाएंगे, यहां पे जाएंगे। और कैसा बन जाएगा ये CH2, और इस पे क्या आ जाएगा बेटा, इसका पॉइंट मतलब बैकेंड, CH2 डबल बॉन्ड किनके बीच में आ जाएगा, इनके बीच में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब आप सोचो, ये तो अपन ने इसका बना दिया। जैसे हम लोग बात करते हैं बेंजीन, बेंजीन का नाम सुना है ना, बेंजीन प्लेनर होता है। देखो बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में रेजोनेंस हो रही होती है। जैसे अपन ऐसे बनाते हैं ना बेंजीन में, ऐसे करके अपन बना देते हैं टाइप का। ये वाले बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाते हैं, ये वाले यहां शिफ्ट होते हैं। देखो नेक्स्ट क्लास में अपन यही पढ़ेंगे कि सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन कहां शिफ्ट होना है। ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, ये यहां।
अब इनका अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल देखें, एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो कैसे बनेगा, देखो ऑर्बिटल डायग्राम देखना, एक ऑर्बिटल ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, ऐसे ऑर्बिटल डायग्राम है ये, ऐसे हैं कि नहीं है। अभी देखो पहला वाला कैसा है, ये ऐसे मान लो आप सोचो कि ये केक टाइप का है, हेक्सागोनल केक, और हर एक कुन्ने पे एक एक और एक एक आपने लगा रखी है। देखो ये एक डबल बॉन्ड हो गया, ये एक डबल बॉन्ड हो गया कि नहीं हुआ, ये एक डबल बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ। देखो तो सभी डबल बॉन्ड, देखो ये ऐसा है पूरा, आप इमेजिन करो कि ये हेक्सागन है, एक यहाँ ऑर्बिटल है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, सभी आपस में क्या है, पैरेलल है। अब आप सोचो कि अगर आप केक को थोड़ा मोड़ दोगे तो क्या होगा, अभी जो ऐसे पैरेलल खड़े हुए हैं वो टेढ़े हो जाएंगे नहीं होंगे, और टेढ़े होंगे तो क्या ये आप पैरेलल हो पाएंगे, नहीं होंगे। और अगर आपको ऑर्बिटल पैरेलल रखने हैं तो जो एटम है उनको प्लेनर करना पड़ेगा। अगर आपका p ऑर्बिटल को अगर मुझे प्लेनर रखना है तो मॉलिक्यूल, सॉरी p ऑर्बिटल को अगर मुझे पैरेलल रखना है तो मॉलिक्यूल को प्लेनर होना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन इन जनरल अपन कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन में क्या होता है, p ऑर्बिटल को अगर मुझे पैरेलल रखना है, क्योंकि p ऑर्बिटल वाले जो होते हैं ना, p ऑर्बिटल वाले जब पैरेलल होंगे तभी आपके पाई बॉन्ड बनाते हैं। d के साथ कंडीशन नहीं होती, क्योंकि d तो अपना ऐसा होता है, d में तो आपका पैरेलल हो ना हो बन जाता है। अगर मुझे p ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड बनाना है तो मुझे पैरेलल रखना पड़ेगा, और उनको अगर पैरेलल रखना है तो जो एटम है उनको क्या रखना पड़ेगा, प्लेनर। अब देखो जैसे ये आया, अब इसका अगर आप RS बनाओगे तो RS कैसा बन जाएगा, RS बन जाएगा अपना कुछ ऐसा, एक और RS, ऐसा है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ये वाला यहां, ये वाला यहां, देखो ऐसा, यहां डबल बॉन्ड तो यहां डबल बॉन्ड, तो हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ, ये वाला यहां आया, ये वाला यहां आया। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस पे आप बहुत सारी चीजें आगे चल के पढ़ोगे, ये जो लिखी ना, मॉलिक्यूल प्लेनर और ऑर्बिटल पैरेलल। ये जो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट है किसके लिए है, ये जो ऑर्बिटल मस्ट बी पैरेलल, ये कौन से, p ऑर्बिटल, कौन से, p ऑर्बिटल। ये अपने पास कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। होमवर्क मिल गया, होमवर्क कर लेना, कल क्लास है केमिस्ट्री को मिल। क्या वेडनेसडे को भी 14 तारीख है, ट्यूसडे की छुट्टी है, क्या है ट्यूसडे को, क्या नहाएंगे सर उस दिन हम, बहुत दिन हो गए, नहा जरूर लेना।